नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। रुक कर लेते हैं हम खबरों की ओर, जहां दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का रिजल्ट आज है। 12 वार्डों के 51 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। 30 नवंबर को यहां पर चुनाव हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 12 वार्डों में का आज रिजल्ट आना है। 30 नवंबर को हुआ था उपचुनाव। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का रिजल्ट आज, बड़ी जानकारी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का रिजल्ट आज 12 वार्ड के 51 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का आज रिजल्ट, 12 वार्ड के 51 उम्मीदवारों के भाग्य का आज होगा फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। हुआ था चुनाव, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का रिजल्ट आज, तो 30 नवंबर को हुआ था उपचुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 12 वार्डों के 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का रिजल्ट आज है। 51 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम जानकारी। 51 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे। 30 नवंबर को वोट डाले गए थे और आज उन्हीं का रिजल्ट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली उपचुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको दे दें। तो देखिए, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज बुधवार को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और दोपहर तक नतीजे आ जाने की पूरी उम्मीद है। नतीजों से पता चलेगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वोटरों पर कितनी पकड़ है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक बड़ा मौका माना जा सकता है। तो एमसीडी के 12 वार्डों के लिए वोटों की गिनती अभी 10 सेंटर्स पर चल रही है। यहां राउस एवेन्यू के सीएम श्री स्कूल में काउंटिंग सेंटर के अंदर की एक झलक भी देखने को मिल रही है। तो तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। नतीजों से बीजेपी और आपके वोटर ताकत का भी पता चल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां मतगणना हॉलों में पर्याप्त संख्या में टेबल, काउंटिंग सुपरवाइजर, सहायक, बिजली बैकअप और मीडिया अधिकृत राजनीतिक दलों के एजेंडों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य में लगभग 700 कर्मचारियों को लगाया गया है। राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को पहचान सत्यापन के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई। तो लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली उपचुनाव को लेकर के आज वोटों की गिनती, 12 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना है। 30 नवंबर को 38.51% मतदान हुआ था, जिसके बाद की ये तस्वीरें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे दिल्ली उपचुनाव से जुड़ी हुई। तो एमसीडी उपचुनाव में के अनुसार मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, आप समेत 51 उम्मीदवार अपनी भविष्य के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नतीजे के शुरुआती रुझान कुछ समय में आने शुरू हो जाएंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव में 51 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। आज नतीजे यह तय करेंगे कि इन 12 वार्डों का पर किसका कब्जा है। साथ ही यह भी तय होगा
कि एमसीडी सदन में बीजेपी और मजबूत होगी या फिर विपक्षी दलों का प्रभाव जो है बढ़ता नजर आएगा। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो दिल्ली उपचुनाव में लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक आनंद हमारे साथ बने हुए हैं सर्वोदय बाल विद्यालय से, राउज एवेन्यू से सीधे लाइव बने हुए हैं। किरण पाल हमारे साथ बने हुए हैं भारत नगर से, तो वहीं जसविंदर सिंह हमारे साथ शालीमार बाग से बने हुए हैं। एक एक करके तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक आप ही के पास आएंगे। क्या कुछ तस्वीरें यहाँ काउंटिंग को लेकर के और रुझान क्या अभी नजर आ रहे हैं अभी समय इसमें? जो है वो काउंटिंग का डेट है। सभी के भाग्य आज खुलने वाले हैं कि कौन से प्रत्याशी को कितना वोटें आने वाली हैं। हालांकि यहाँ पे मौजूद हूँ सर्वोदय बाल विद्यालय रावत एवेन्यू में, जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो यहाँ पर निर्दलीय से जो खड़े हैं इमरान चौधरी, वो कहीं ना कहीं बढ़त उनकी नजर आ रही है। हालांकि राउंड 1 में जब मैंने देखा था तो उस वक्त में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी दूसरे राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है इमरान चौधरी जो कि पहले आम आदमी पार्टी से ही थे, लेकिन उनको टिकट ना मिलने की वजह से उनको वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद जो है निर्दलीय से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद निर्दलीय से उनका जो चुनाव चिन्ह जो है वो शेर छाप है, और ऐसे में जो चांदनी महल में जिस तरीके से बढ़त जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जो मौजूदा जो हालात है, हालांकि कई ऐसे वार्ड जो है जहां पर बीजेपी का बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी जो अगर आंकड़े में अगर बताऊं तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं 2-3 वार्डों में उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी सीमा की आने वाले वक्त में किस तरीके से ये उपचुनाव का जो काउंटिंग जो चल रहा है और जितने प्रत्याशी जो हैं और जो लोग जिन्होंने वोट डाला है वो कौन से मुद्दे पर रख करके वोट डाला है, और आने वाले वक्त में जो जीत करके आएंगे तो उनके जो वादे जो है वो कितनी पूरी होती है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हालांकि अभी जो तीनों के बीच में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ एक निर्दलीय इमरान चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा ही सभी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। समय आने पे ही पता चलेगा सीमा कि किस तरीके से ये काउंटिंग जो है वो आगे प्रक्रिया चलते रहती है। वापस आएंगे अभिषेक, और किरण पाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किरण, इस वक्त आप जहां से मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं काउंटिंग को लेकर? आप बाहर खड़े गेट के बाहर। किरण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। और हमारे साथ जसविंदर सिंह भी बने हुए हैं। जसविंदर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगियों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार तस्वीरें नजर आ रही है जहां देखिए काउंटिंग शुरू है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बने हुए। इस पर आगे भी विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर एक एक कर सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, जहां संसद में चर्चा के लिए पक्ष विपक्ष में सहमति बनी। वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा का समय तय। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर होगी चर्चा। 9 से 10 दिसंबर को एसआईआर पर होगी चर्चा। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत पीएम करेंगे, जहां चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को संसद में होगी बहस। चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब अर्जुन राम मेघवाल देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, चर्चा के विषय में ये जानकारी सामने आ रही। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर होगी चर्चा। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, संसद में चर्चा के लिए
पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत पीएम करेंगे। चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को संसद में चर्चा, तो वही चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। संसद में चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष की तैयारी। तो 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर होगी चर्चा। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 9 से 10 दिसंबर को एसआईआर पर होगी चर्चा। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत पीएम करेंगे। और दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जहां कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन पर भी पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है, संभावनाएं हैं कि ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कई मुद्दों को लेकर के हो सकती है चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जहां तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार, ये बड़ी जानकारी, कई मुद्दों को लेकर के हो सकती है चर्चा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, तीसरे दिन सत्र के हंगामेदार होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आज की रणनीति क्या समझी जा सकती है विपक्ष की? बिल्कुल सीमा, देखिए लगातार जैसे जिस तरीके से पहले दिन भी आपने देखा कि पहला दिन भी जो है वो शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामों की घेर चढ़ गया। दूसरे दिन भी आपने देखा किस तरीके से विपक्ष जो है लगातार मकर द्वार पे जाकर के तमाम फ्लोर लीडर्स जो है वो सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर को लेकर के। तमाम वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी लोग, तमाम लीडर जितने भी थे सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आज भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष का जो मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर के है। साथ ही साथ दिल्ली में जो बढ़ते प्रदूषण जो है वो है। कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे जो है जिसकी वजह से लोग जो है परेशान भी चल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है, अब थोड़ी देर में ही जब शीतकालीन सत्र जब तीसरा दिन का जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि 11 बजे तक स्थगित किया गया था कल जब ये जब प्रदर्शन जब किया गया था। हालांकि आज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मुद्दा भी बनने वाला है, क्योंकि 8 तारीख को क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के बैठक होने वाली है। हो सकता है कि इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमला करे, क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा जो है वो एसआईआर को लेकर के है। वंदे मातरम को लेकर के है। इससे पहले भी कई बार कहा गया कि वंदे मातरम भी जो है एक बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर के बातचीत करनी चाहिए। एसआईआर तो एक बड़ा है ही, उतना इस चीज को लेकर के उतना जिस तरीके से हंगामा जो आप कर रहे हैं ये उतना ये लाजमी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि वंदे मातरम को भी लेकर के विपक्ष जो है इस पर हमला करे और सिर्फ संसद सत्र जो है कहीं ना कहीं इसको बाधित करने के लिए कोशिश करे। सीमा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी आज रहने वाली है एसआईआर का मुद्दा। और आज माना जा रहा है अभिषेक की दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के भी मुद्दा उठाया जा सकता है सत्र में। बिल्कुल, लगातार दिल्ली में भी आप देख रहे हैं तरीकों से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा हुआ था। लोग बाहर हो रही है। लगातार सरकार से जनता को दरख्वास्त कर रही थी, अलग तो कर रही थी। तो कहीं बड़ा फैक्टर हुआ है प्रदूषण का मुद्दा। ये तमाम जो है तो वो दिखने वाले, लेकिन हो सकता है तो 8 तारीख तो वंदे मातरम को लेकर विपक्ष रुक रहता है, आने वाला वक्त ही बताए। लेकिन बड़ा मुद्दा जो है और साथ ही साथ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के और जो है लगातार सरकार नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और देखिए संसद के तीसरे दिन के सत्र में, क्योंकि कल जो हमने सत्र देखा काफी ज्यादा हंगामा हुआ बातचीत की, हालांकि जो खबर सामने आ रही है कि बातचीत की सहमति पक्ष और विपक्ष में बनी है, तो क्या माना जा सकता है कि आज जिस एसआईआर के मुद्दे की बात विपक्ष करते नजर आ रहे हैं या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के जो अग्रसर विपक्ष नजर आ रहे हैं, आज शांति रखी जा सकती है थोड़ी?
देखिए हालांकि जो कल जब बैठक हुई थी, ओम बिरला ने जब बैठक किया था, तो ये गतिरोध को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई थी और इसके लिए कई रणनीतियां भी तैयार की गई है। हालांकि आज देखने वाली बात तो की जो रणनीतियां जो तैयार की गई है, ओम बिरला जो वहाँ पे तैयार किए गए थे, तो वो किस तरीके से तैयार किए गए और क्या कुछ रहा है, इसको वो तो आने वाला वक्त बताया। लगातार जो एक ही बात सवाल को खड़ा कर रहे थे कि एफआईआर को लेकर के आप लोग क्यों नहीं इसको बात आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों की बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो हालांकि एफआईआर तो बड़ा मुद्दा है ही, प्रदूषण भी है, लेकिन विपक्ष को भी इस चीज को लेकर के समझना होगा कि आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र जो है वो 19 दिनों का है, लेकिन ये बहुत कम समय है। कई सारे ऐसे जमीनी मुद्दे जो है, क्योंकि 14 प्रस्ताव भी पारित होने हैं इसमें, तो भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार को चिंता है कि शीतकालीन सत्र जब अगर नहीं चला तो ये 14 प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं धरातल पे रह जाएगा। और ये जो लोगों की जो परेशानियां जो हैं, तमाम चीजों को लेकर, जो महंगाई को लेकर के जो लोग परेशान झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पटल पे इसका हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये भी इसका भेद चढ़ जाएगा। चलिए ठीक है अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां इंडिया ब्लॉक ने बुधवार सुबह 9:45 पर फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और इस बैठक में सत्र के एजेंडे और महत्वपूर्ण विधेयी मुद्दों पर चर्चा भी संभव है, जहां विपक्षी नेताओं की रणनीति तय करने और सहयोग और संवाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। फ्लोर लीडर्स मीटिंग का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाना है। बैठक में सत्र के दौरान होने वाली बहसों और निर्णयों की रूपरेखा पर भी विचार होगा। ये कदम संसद सत्र के सुचारू संचालन, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की दिशा में के लिए माना जा रहा है। तो सत्र के एजेंडों और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सहयोग और संवाद बढ़ाने पर पूरा जोर देने की बात कही गई है। इंडिया ब्लॉक ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। बैठक की वजह है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। 2 दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी किया गया है कार्यवाही को। इसके बाद आज माना जा रहा है कि विपक्ष की तैयारी है कि बैठक में ये चर्चा की जाए कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात की जाएगी। तो सहयोग और संवाद बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इंडिया ब्लॉक ने ये बैठक बुलाई है। बुधवार सुबह 9:45 पर यह बैठक शुरू होगी। फ्लोर लीडर्स मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में सत्र के एजेंडों पर चर्चा होगी। विपक्षी नेताओं की रणनीति तय होगी। सहयोग और संवाद पर भी चर्चा होगी। सत्र सुचारू बनाने के लिए बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे ग्राफिक्स के जरिए बैठक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया ब्लॉक ने ये बैठक बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। बुधवार सुबह 9:45 पर यह बैठक बुलाई गई है। सहयोग और संवाद पर को बढ़ाने पर जोर दिए जाने की बात इसमें कही गई है। फ्लोर लीडर्स मीटिंग में शामिल होंगे। तो बैठक में सत्र के एजेंडों पर चर्चा। और चलिए यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11:30 बजे राज्यपाल का होगा अभिभाषण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है। सुबह 11:30 बजे होगा राज्यपाल का अभिभाषण। सरकार के एजेंडे और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। सरकार के विकास योजनाओं की रूपरेखा पेश होगी। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11:30 बजे होगा यह अभिभाषण। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बिहार विधानसभा में सुबह 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण है। सरकार के एजेंडों को लेकर के, तमाम रणनीतियों को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर,
सरकार की विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा में आज तमाम विषयों पर बात होगी कि आगे बिहार की सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ एजेंडे हैं, नीतियां और रूपरेखा को लेकर के चर्चा संभव। नेशनल अवार्ड देगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो बड़ी जानकारी, नेशनल अवार्ड देंगी राष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेशनल अवार्ड देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दिव्यांगों को मुर्मू देंगी नेशनल अवार्ड। महामहिम के द्वारा देखिए आज अवार्ड दिया जाएगा। सुबह 11:40 पर राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड वितरित की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, नेशनल अवार्ड देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आज नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। सुबह 11:40 पर राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड जो है वितरित किया जाएगा। दिव्यांगों को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल अवार्ड दिया जाने वाला है। आज अवार्ड देने का जो ये कार्यक्रम है वो सुबह 11:40 पर इसका आयोजन। तो सुबह 11:40 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी अवार्ड, ये बड़ी जानकारी। आज दिव्यांगों को मुर्मू देंगी अवार्ड। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना। एनआईए और हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करेंगे माधव खुराना। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। अगले 3 साल के लिए माधव खुराना की नियुक्ति हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। माधव खुराना की नियुक्ति जो है 3 सालों के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है माधव खुराना को। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करते माधव खुराना नजर आएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें हायर किया गया है। माधव खुराना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है नियुक्त किए गए हैं और ये नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए की गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां माधव खुराना के द्वारा इस पूरे मामले को अदालत में रिप्रेजेंट किया जाएगा, पैरवी करते नजर आएंगे। और वहीं आईडीए का अध्यक्ष पद संभालेंगे ज्ञानेश कुमार, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। जहां स्टॉकहोम में होगा कार्यक्रम। 1995 में की थी आईडीए की स्थापना। भारत में सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, ये बड़ी जानकारी, भारत के सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार। आईडीए का अध्यक्ष पद संभालेंगे ज्ञानेश कुमार। स्टॉकहोम में कार्यक्रम, 1995 में आईडीए की स्थापना। तो आईडीए का अध्यक्ष पद संभालेंगे ज्ञानेश कुमार, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। स्टॉकहोम में होगा कार्यक्रम, 1995 में की गई थी आईडीए की स्थापना। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, आईडीए का अध्यक्ष पद संभालेंगे ज्ञानेश कुमार। स्टॉकहोम में होगा कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चक्रवाती तूफान दिवा का असर, तमिलनाडु पुडुचेरी में बारिश की चेतावनी। सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो चक्रवाती के कारण स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, चक्रवाती तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी स्कूलों को बंद करने की बात कह दी गई है। चक्रवाती तूफान दित्वा की ये पूरी तरह से प्रकोप की वजह से पहले से ही अलर्ट मोड पर प्रदेश। सभी स्कूल कॉलेजों को बंद का आदेश। चक्रवाती तूफान का असर, तमिलनाडु पुडुचेरी में बारिश की चेतावनी। सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान के कारण किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासनिक तैयारी नजर आ रही है। तमाम स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, चक्रवाती तूफान का असर, बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
जिसको लेकर के पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी हुई आपको दे दे, जहां दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवा इस वक्त AQI 400 के पार है, जिसे आप गंभीर श्रेणी में मान सकते हैं। तो AQI दिल्ली का बेहद गंभीर श्रेणी में है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं भी लोगों की देखने को मिल रही हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली स्मॉग छाया हुआ है। AQI 400 के पार। हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा ये हिदायत पहले से ही जारी की गई है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग जरूर करें, जिससे कि जहरीली हवा से कहीं ना कहीं तो बचा जरूर जा सकता है। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। एक बड़ी जानकारी, दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। दिल्ली के कई इलाकों में देखिए स्मॉग जो है उसकी तस्वीर है। और इसी बीच तमाम जानकारी और अपडेट के साथ सहयोगी जसविंदर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जसविंदर, प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। इस वक्त AQI क्या दिल्ली की और किस तरह की स्थिति? जी, आपको बता दें, दिल्ली का AQI इस समय भी 400 पार चल रहा है। दिल्ली की हालत बहुत गंभीर है। वायु प्रदूषण इतना गंभीर हो चुका है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रखी है। सांस लेने में उनके गले खराब हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, दर्द जैसी बीमारियां लोगों को लगनी शुरू हो चुकी हैं। और आपको बता दें, वर्क फ्रॉम होम अधिकतर कंपनियों ने शुरू कर दिया है कि जो वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ही जरूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकले, ऐसी हिदायत दिल्ली में दी गई है। लेकिन बच्चों के स्कूल अभी तक खुले हुए हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी कुछ दिन के लिए, वो क्लासेस बंद करके बच्चों के स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको गंभीर बीमारियां, जो गले में खराश होनी शुरू हो चुकी है, सर दर्द छोटे छोटे बच्चों का भी हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार इस गंभीर होती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली सरकार सिर्फ इस समय जो उपचुनाव है उसकी तरफ मूव की हुई है कि दिल्ली के चुनावों का माहौल क्या रहेगा। लेकिन जो पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल जसविंदर, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, प्रदूषण का कहर है, और ऐसे में कई बार ये कहा गया कि एंटी स्मॉग गन जो है उसका भी छिड़काव किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। क्या ये सब तस्वीरें नजर आ रही हैं ग्राउंड जीरो से दिल्ली में? क्योंकि प्रदूषण तो बढ़ता ही नजर आ रहा है, कंट्रोल कहीं से कहीं तक नहीं। जी, आपको बता दें कि पानी का छिड़काव तो जगह जगह हो रहा है, लेकिन आपको बताएं कि इतने कम गाड़ियां जो चल रही हैं पानी छिड़काव की, उससे कोई फर्क पोल्यूशन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों के ऊपर भी पोल्यूशन की परत जम चुकी है और उनके ऊपर भी पानी का छिड़काव होना बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि अपनी गाड़ियां की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, जिससे जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन जो जहां तक लग रहा है कि दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है पोल्यूशन को लेकर, लोगों की जिंदगी के साथ इस समय बहुत बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है, क्योंकि गंभीर बीमारियां जो बच्चों को लग रही हैं और बड़ों को लग रही हैं, उससे काफी खतरा महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, और इस तरह से प्रदूषण काफी ज्यादा भयावह अपनी श्रेणी में, AQI काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में है दिल्ली NCR में। तो ऐसे में अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं जसविंदर? अस्पताल कितना तैयार है? क्योंकि इस वक्त आंखों से जलन के मरीज पहुंच रहे हैं, गलों में दिक्कत हो रही है लोगों के, सांस लेने में परेशानी हो रही है लोगों को, तो ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है दिल्ली में। जी, आपको बता दें, हॉस्पिटल के अंदर पूरा बंदोबस्त किया गया है। अगर ऐसी बीमारी लेकर कोई भी मरीज आता है उसका तुरंत इलाज किया जा रहा है। लेकिन इलाज ही एक और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि जो ये पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई ठोस कदम उठाए। हॉस्पिटल के भी पूरे इंतजाम है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार पड़े और हॉस्पिटल पहुंचे और उसका इलाज हो। लेकिन जो पोल्यूशन है उसको रोकना ही सबसे पहले इनको दिल्ली सरकार को चाहिए कि पोल्यूशन रोका जाए। जी चलिए ठीक है जसविंदर, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। मंत्रियों ने दिया कामकाज का लेखा जोखा। 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा मंत्रियों के द्वारा दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, मंत्रियों ने कामकाज का लेखा जोखा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा मंत्रियों के द्वारा जो है पेश किया गया है। सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। मंत्रियों ने कामकाज का लेखा जोखा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे। सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 500 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहायक उपकरण भेंट करेंगे। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व दिव्यांग दिवस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 500 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण भेंट करेंगे। गोमती नगर से ये खबर, जहां लखनऊ विश्व दिव्यांग दिवस पर सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 500 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण देंगे। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, विश्व दिव्यांग दिवस पर आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है और 10:30 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो 500 दिव्यांग जनों को जिन्हें चयनित किया गया है उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण मशीन, वॉकर और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें दिव्यांग कलाकारों की हस्तशिल्प और पेंटिंग की एक प्रदर्शनी लगी हुई है, उसे प्रदर्शित किया जाएगा। सीएम वो भी देखेंगे। प्रदर्शनी आम जनता के लिए आज से खोल दी जाएगी, ताकि दिव्यांग कलाकारों की जो प्रतिभा है उसको लोग अधिक से अधिक जान सकें, पहचान सके। कार्यक्रम में विशेष रूप से उन बच्चों के लिए व्यवस्था करी गई है जिन्हें पढ़ाई के लिए, मदद के लिए पाठ्य सामग्री इत्यादि की आवश्यकता होती है, सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। जी बिल्कुल, हालांकि आपने बताया कि 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम के अलावा क्या और भी कोई गणमान्य नजर आ सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे और विशेष रूप से जिस तरीके से सरकार ने दिव्यांग जनों को चयनित किया है, इन्हें पहले ही चयनित किया गया था, किसको क्या देना है, जैसे किसी को ट्राईसाइकिल मिलनी है, किसी को व्हील चेयर मिलनी है, वो सारे उपकरण बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसे दिव्यांग जन विभाग ने मंगाया है। यानी कि जो उनकी क्वालिटी है वो काफी बेस्ट है। लाभार्थियों की जो सूची है विभाग ने पहले ही सत्यापित कर ली थी, पूरी तरीके से पहचान कर ली थी, ताकि उन्हीं को वो आवश्यक सामग्री मिले जिनको इसकी जरूरत है। और कार्यक्रम में विशेष रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पढ़ाई के लिए बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान भी सरकार उपलब्ध कराएगी। आज वो सामान भी मुख्यमंत्री अपने हाथ से सौंपेंगे। दिव्यांगजन जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो भी कला इत्यादि में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें सरकार उनका पूर्ण सहयोग कर रही है। सरकार ने तमाम तरीके की योजनाएं चला रखी है, तमाम तरीके की धनराशि उनको समय समय पर प्रदान करी जाती है। ऐसे में आज दिव्यांग कलाकारों की जो कला और हस्तशिल्प की और पेंटिंग की प्रदर्शनी है, उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। जी चलिए पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।